नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे और आप लोगों के सामने टीजीटी सोशल साइंस के विषय में नया टॉपिक आप लोगों के सामने है। सिलेबस को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये निश्चित रूप से आपको टॉपिक पहचाना हुआ लगेगा। एनसीईआरटी ने टॉपिक अलग से दिया हुआ है क्लियरली, और हमारे इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है उसमें फूड सिक्योरिटी के ऊपर एक टॉपिक दिया था जिसको हम आज लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे ऑब्जेक्टिव रूप से। फिर इसका नेक्स्ट लेक्चर जो आपका वो क्वेश्चंस का आएगा और उसके बाद ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो लगभग हम इस टॉपिक को 2 लेक्चर में फिनिश कर रहे हैं, एक थ्योरेटिकल और दूसरा हमारा क्वेश्चंस के अनुसार। वो क्वेश्चन जो हमारे होंगे तैयार वो एनसीईआरटी प्लस अन्य परीक्षाओं में आए हुए प्लस उससे और जो अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, भारत में खाद्य सुरक्षा कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है इसका महत्व आपको पता लग ही जाएगा। खाद्य का मतलब होता है अनाज, वो अनाज जो खाए जाए, है ना, वो फूड जो मतलब फूड ही जिससे भोजन भरण पोषण हो। और इस विषय में अगर हम चलेंगे तो आज़ादी की शुरुआत से हमको चलना पड़ेगा और उसके बाद कैसी चीज़ें रही वहाँ तक चलेंगे। आज वर्तमान में भारत में क्या परिस्थितियां हैं और ये क्यों ये विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब हम सामाजिक विज्ञान को पढ़ते हैं तो टॉपिक कोई भी ऐसे नहीं दे दिया जाता है। बहुत ही एनसीईआरटी में किसी विषय का होना बहुत ही उसके पीछे कार्य होता है, उसके पीछे रीज़न होते हैं। ये टॉपिक क्यों डाला गया एनसीईआरटी में, इसका महत्व इसीलिए है बिकॉज भारत जैसे विकासशील देश में आज भी अगर हम फूड हंगर इंडेक्स को देखें 2023 का जो अभी आंकड़ा आया है 2024 के शुरुआती महीनों में, उसमें अभी भी हम लोग दुनिया के 136 देशों में 111वें नंबर पे हैं, है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 111वें नंबर पे हैं भुखमरी में। संख्या के हिसाब से देखा जाए तो लगभग सबसे ज़्यादा भुखमरी अभी भी हमारे देश में है। आंकड़ों में देखने में लगता है बिकॉज आंकड़ों में देखने में लगता होगा तो क्या ही कर रहे हैं हम लोग, लेकिन रियलिटी ये है कि इसके पीछे बहुत कार्य किया गया है। और इसका एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारी कितनी बड़ी जनसंख्या है जिसको कि हम कंप्लीटली फीड नहीं कर पा रहे हैं। इसके बहुत ज़्यादा अलग अलग भी रीज़न हो सकते हैं, उन सब रीजंस के ऊपर हम आएंगे। और कितनी खाद्य सुरक्षा जरूरी है, खाद्य की सुरक्षा मतलब फूड की सिक्योरिटी, खाने की गारंटी मिल जाए बस। भारत में खाने की सुरक्षा कितनी है, मुद्दा ये है ना, जो खास तौर से अब देखिए मैं बीच में थोड़ा टोक रहा हूँ। इस चैनल पे जो टीचिंग संबंधी एग्जाम है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी क्लासेस यहाँ होती है। अभी हम लोग टीजीटी सोशल साइंस पर हमारा फोकस है। इसके साथ साथ अभी हम प्राइमरी पे और यूपी के प्राइमरी पे भी फोकस करेंगे। ईएमआरएस की जो वैकेंसी आ रही है उस पर भी फोकस करेंगे। इस चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये चैनल एक टीचिंग अंग है एम विद राकेश, मेन ग्रुप जो चैनल है उसका, वहाँ पे हम लोग करीब करीब 4 लाख के आसपास है। तो चीज़ों को लेकर शुरू करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप इस नेक्स्ट टीचर का एम विद राकेश के नाम से ही आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। उस टेलीग्राम ग्रुप में हम पहले इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, क्वेश्चंस भी शेयर कर देते हैं, कंटेंट भी शेयर कर देते हैं। मैंने फूड सिक्योरिटी के वो पूरा आर्टिकल मैंने 2 दिन पहले दे दिया था ताकि बच्चे से पढ़ें। अब कोई नहीं पढ़ सकता तो अलग बात है, अगर वो सिर्फ आर्टिकल भी कोई पढ़ लेना तो फूड सिक्योरिटी का कंसेप्ट उसका एकदम क्लियर हो जाएगा। चीज़ों को लेकर शुरू करते हैं। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि भारत में खाद्य की सुरक्षा, खाने की सुरक्षा का क्या सिचुएशन है। अब जो देश देखिए विकासशील होता है, डेवलपिंग होता है, उसके सामने चीज़ें होती हैं। भारत एक नया देश है, नया देश इन द सेंस आज़ादी के बाद अगर आप देखेंगे तो वैसे तो हम लोग की सभ्यता हजारों साल पुरानी है, लेकिन आधुनिक काल में जब हम लोग अंग्रेजों ने हमें छोड़ा, आज़ाद करके जिस कंडीशन में हमें वो गए, वो कंडीशन कोई बहुत शानदार कंडीशन नहीं थी। अगर आप उस समय आंकड़ों पे जाएंगे तो 1950 के दशक में हमारे पास लैंड पूल आज से ज़्यादा था, है ना। हमारे पास मतलब भारत की करीब 51% जो भूमि है, देखिए फैक्ट आप पढ़ते रहिएगा बिकॉज मैं सब कुछ ना फीड नहीं करूंगा आपको कि आप सब बोर्ड पे लिखूंगा, ऐसा नहीं होगा। ये इंटेलेक्चुअल लेक्चर है, इसमें आपको चीज़ें अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग करेंगे। भारत में 51% भूमि पे लगभग खेती होती है ना। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं बता रहा हूँ। और इसमें भी सर्वाधिक खेती राइस की होती है ना। सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती है? धान की, पैडी राइस, चावल। अब आज़ादी के समय भी लगभग इतनी ऐसे अधिक जमीन थी जो उपजाऊ थी, अब मतलब कृषि योग्य थी, इसके बावजूद हम इतना अनाज नहीं उपजा पाते थे कि उस समय की भी अपनी जनसंख्या का हम पेट भर सकें। और अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमको मुख्य खाद्यान्न पदार्थों का इंपोर्ट करना पड़ता था, खासतौर से गेहूं जैसे पदार्थों का जो बहुतायत में यूज़ होते थे, और हमें विदेशी देशों से खासतौर से यूएस या अन्य जो गेहूं के भंडार वाले क्षेत्र है वहाँ से हमें आयात करना पड़ता था। तो उस परिस्थितियों में हमारे देश को आज़ादी मिली थी, हम बिल्कुल भी सक्षम नहीं थे। आप देखेंगे कि 1960 से 70 के दशक में हमने बड़े अकाल देखे। 1967 1969 का अकाल अविस्मरणीय था। पहले भी जाएँ, आज़ादी से पहले भी जाएँ तो हमारे फूड सिक्योरिटी की समस्या अंग्रेजों ने भी सॉल्व नहीं की थी, ना इस पर कुछ काम किया उन्होंने। बंगाल का फेमाइन अगर आप देखें 1897 का, फिर
20वीं शताब्दी में भी बंगाल में कुछ फेमाइन आए, उड़ीसा में फेमाइन आए, मतलब 1/3 जनसंख्या खत्म हो गई थी। 1/3 की पॉपुलेशन ऑन रिकॉर्ड अगर वाइप आउट हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी दुर्दांत थी। ये वही स्थितियां थी जो आज वर्तमान में अफ्रीका के कुछ सारे देशों की है। अफ्रीका के कुछ ऐसे देश हैं जहां अगर आप देखेंगे, माले एक कंट्री है, वहां आप देखेंगे कि लोग मिट्टी की रोटियां, मतलब पीली मिट्टी की को लीप के उसमें नमक डाल के और फिर उसको रोटी के रूप में यूज किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। वो परिस्थितियां हुआ करती थी। वहां से हम लोग इन 70 वर्षों में 75 वर्षों में हम लोगों ने सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट की है। और आज के सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो हम लोग बहुत सारे फूड ग्रेन्स के एक्सपोर्टर भी हैं। राइस में हम लोग पहले से दूसरे नंबर पर रहते हैं हमेशा। कभी थाईलैंड ऊपर हो जाता है, कभी हम ऊपर होते हैं, चाइना भी कभी आता है आगे। गेहूं में हम लोग दुनिया के तीसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर हो गए हैं। तो हमने निश्चित रूप से डेवलपमेंट की है। और ये बड़ी हमारे लिए सम्मान की बात है कि वर्तमान में करीब करीब हम लोग 300 मिलियन टन के उत्पादन के पास जा रहे हैं, जो कि आज़ादी के समय में 50 मिलियन टन भी नहीं था। और हम अपने जनता का पेट भर रहे हैं, साथ में हम दुनिया को भी फीड कर रहे हैं। हम बहुत सारी चीज़ों में रैंक 1 हैं। आप देखेंगे दालों में हम लगभग रैंक 1 हैं। हम राइस के एक्सपोर्ट में रैंक 1 जाते हैं। हम गेहूँ में लगभग टॉप 3 में रहते हैं हमेशा। तो चीज़ें पहले से बेहतरी हुई हैं। ये चीज़ें एक दिन में नहीं हुई हैं, फिर भी हमें इसको इस चीज़ के ऊपर बात करने की नीड पड़ रही है। बिकॉज हमारा जो देश है विकासशील देशों की तरह, वो भी एक आय विषमताओं वाला देश है। कुछ लोगों के पास बहुत संपत्तियां हैं, बहुत संसाधन है, और कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा संसाधनों का अभाव है। खासतौर से अगर आप देखेंगे तो भारत देश के जो किसान हैं, लगभग 90% किसान हमारे सीमांत किसान हैं। सीमांत किसान किसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ें प्लीज़ नोट करते रहिएगा। मार्जिनल फार्मर्स बोलते हैं बच्चे। मार्जिनल फार्मर जिनके पास 1 एकड़ से कम भूमि होता है ना, लैंड पूल, उसको मार्जिनल फार्मर्स बोलते हैं। तो मतलब 90% किसानों के पास ना खेतों की जोतें बहुत छोटी हैं, जो एरियाज हैं, और इस वजह से बड़ी खेती नहीं कर पाते हैं। और ज़्यादातर अभी भी हमारी जो खेती है वो निर्वाह वाली है ना, हैंड टू माउथ वाली है, बस भोजन हो जाए। इस वजह से हमेशा से क्राइसिस बने रहते हैं। मतलब अचानक किसी सीजन में अगर फसल नहीं हो पाई तो एक खाता पीता परिवार भी भुखमरी के कगार पे पहुंच जाता है। अब यहाँ पे ना इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए इस चीज़ की नीड होती कि विपरीत परिस्थितियों में अगर ऐसी परिस्थितियां आए तो खाने की तो समस्या ना आए, खाने की कोई सिक्योरिटी दे दो जी। ये है फूड सिक्योरिटी, और इसके ऊपर काम हुए हैं। अब आज़ादी के बाद से ही भारत सरकारों ने इस पे बड़ा संवेदनशील चीज़ों को लेकर बहुत आत्मीयता के साथ इस पे कार्य किया। वर्तमान में भी अगर आप देखेंगे तो ये सरकार, जो वर्तमान सरकार है, ये भी बहुत बूस्ट करती है कि वो लोग करीब 80 करोड़ लोगों को, अभी भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आप लोग देख रहे होंगे, उसके तहत 80 करोड़ लोगों को अनाज से फीड किया जाता है। और इसमें ये भी दावा किया गया कि करीब 25% जो आबादी है वो गरीबी से ऊपर आई है। अभी आप सिर्फ 10 वर्ष पहले तक, मुझे याद है, मैं देखता था कि बहुत से लोगों से के बारे में मैंने सुना, एक्सपीरियंस भी किया कि बहुत से छोटे राज्यों में, गरीब राज्यों में सिर्फ खाने के ऊपर ही लोग नौकरी कर लेते हैं, मजदूरी नहीं, मतलब पढ़ाने लिखाने वाली भी नौकरी। किसी एक जानकार व्यक्ति ने मुझे बताया था कि उड़ीसा में मतलब सिर्फ भोजन दे दीजिए, उसके बेसिस पे ही एक व्यक्ति आके उनके बच्चे को पढ़ाता था। तो गरीबी कितनी स्तर की, या भुखमरी किस स्तर की जा सकती है। गरीबी में भी भुखमरी जो है वो सबसे निचला पायदान है, बिल्कुल अंत है वो, है ना। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जिले हैं जो न्यूज़ में आते रहते हैं, काला हांडी उड़ीसा में, एक और देखो बालासोर, और कई सारे जिले हैं, झारखंड बिहार में भी ऐसे कई सारे जिले हैं जहाँ पे कि ऐसी न्यूज़ कई बार दिखी हैं कि मतलब आत्मा हिल जाए व्यक्ति की। आपने देखा होगा कि उड़ीसा में काला हांडी से पिछली बार 2 साल पहले कितनी दर्दनाक एक बच्चे की भूख की वजह से मृत्यु हुई थी। भूख की वजह से किसी की मृत्यु अगर होती है किसी देश में, तो उस देश का फूड सिक्योरिटी सिस्टम फेल माना जा सकता है। इसीलिए ये विषय हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चरणबद्ध तरीके से देखेंगे कि भारत में फूड सिक्योरिटी किस प्रकार से कार्य करती है, किस प्रकार से फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कराने की कोशिश की जाती है भारत सरकार के द्वारा। चलते हैं आगे की ओर। मैं कुछ की पॉइंट्स लिख देता हूँ। सबसे पहले हंगर इंडेक्स, जिसकी मैं बात कर रहा था बच्चे, जो भुखमरी सूचकांक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है, इसको संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। उसके जो हर बार आंकड़े आते हैं, जो लेटेस्ट आंकड़ा है 2023 का, उसमें हम लोग ना 111वें नंबर पे हैं, है ना। तो बहुत ख़राब है। 136 देशों में, 136 देशों में लगभग हम लोग 111वें नंबर पे हैं। तो मतलब भारत में भी भूखमरी एक बड़ी समस्या के रूप में है, और इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और अगर हम फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO के आधार पर देखें तो वो बोलते हैं कि 3 A's के कंसेप्ट को बात करते हैं। 3 A's
कि फूड सिक्योरिटी या खाना या फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर की जा सकती है। जिस देश में तीनों चीजें हो रही हैं वहां मतलब ये चीजें बेहतर हो रही हैं, वहां खाद्य सुरक्षा है। अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता, एक्सेसिबिलिटी मतलब प्राप्त करना, मतलब कि उसको मिल सके। अगर मान लीजिए अनाज गेहूं खेतों में लगे हुए हैं ना, खूब उपलब्ध हैं, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है, ये ऑप्शन अगर नहीं है, पड़ा रहे अनाज, अब दुकानों पे अनाज की छल्लियां लगी हुई हैं लेकिन आपके लिए नहीं है अगर वो, तो मतलब ये पॉइंट तो कट हो गया ना। तो मतलब उपलब्धता है तो उसका एक्सेसिबिलिटी मतलब आग तक वो पहुंच रहा है ना। और फिर अफोर्डेबिलिटी, फिर कितना अफोर्डेबल है। अब गेहूं हो जाए 70 रुपया किलो, जहाँ व्यक्ति की मासिक आय है 1,000 रुपये, वो कैसे अफोर्ड कर पाएगा, कैसे खा पाएगा वो। तो जहाँ ये तीनों एज होते हैं, ये पेपर में क्वेश्चन देखिए आ सकता है यहाँ से, जहाँ ये तीनों ए होते हैं वहां पे ये माना जाता है कि फूड सिक्योरिटी बिल्कुल अच्छी है। इसका मतलब फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, ये किसकी बात हो रही है, खाने की, अन्न की, है ना। जहां फूड अवेलेबल है, एक्सेसिबल है और अफोर्डेबल है, वो देश फूड सिक्योरिटी अच्छी करता है। अमेरिका या विकसित देश है, वहां देखोगे आप खाने की समस्या नहीं है ना। उसके बहुत सारे फैक्टर हैं। फूड सिक्योरिटी के ना होने के बहुत सारे कारण हैं। बहुत बड़ा कारण है खेतों की जोतें छोटी होना, वैज्ञानिक तरीके ना होना, जनसंख्या का बहुत ज्यादा जवाब होना, शिक्षा ना होना, रोजगार ना होना, बहुत बड़ा कारण है। जिसकी वजह से क्या होता है, अंत में अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, और अर्थव्यवस्था जब कमजोर होती है तो विषम अर्थव्यवस्था वो बन जाती है। तो बहुत कम लोगों के पास बहुत ज्यादा संसाधन, और बहुत ज्यादा लोगों के पास संसाधन नहीं होना, ये कारण बनता है। फिर यहाँ से शुरू होती है स्टारवेशन की समस्या, जिसे बोलते हैं भूखमरी। तो ये 3 एज को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी में दिया हुआ क्लास 9th में उसको पूरा बैकग्राउंड बना के फिर उसके बाद उच्च स्तर तक का सारा कंटेंट मैं इसमें देने की कोशिश कर रहा हूँ। पेशेंटली आपको इसे सुनना पड़ेगा। अब अगर हम आगे चले तो शुरुआत में भारत की जो स्थिति थी वो बहुत बढ़िया नहीं थी। आप लोगों ने देखा होगा 1960 के दशक के आसपास चलते हैं, 1960s के आसपास, तो हम लोग नया नया देश हुए थे। 1962 में चीन ने हम पे अटैक कर दिया, चीन से हमारा युद्ध हुआ। उसके बाद 1965 में पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो गया, है ना। हमें 5 ईयर प्लान को भी रोल बैक करना पड़ा। 1967 में बहुत बहुत बड़ा सूखा अकाल पड़ गया, भूखमरियां हो गई। अगर आप देखिए देश टूट जाता है ऐसी घटनाओं में, 1962 हो जाए, 65 हो जाए, फिर 67 में अकाल हो गया, क्या ही कुछ बचेगा, क्योंकि युद्ध में हर प्रकार के रिसोर्सेज लगते हैं। तो भारत पूरी तरह से खाद्यान्न में ना विदेशों के ऊपर निर्भर हो गया था उसके। और ये बोलते हैं कि जब आवश्यकता होती तो आविष्कार अपने आप होता है। तो इसी समय भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति हो गई। एम एस स्वामीनाथन जी को, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी को इसका श्रेय जाता है। कृषि वैज्ञानिक थे जिनका अभी पिछले वर्ष निधन हुआ था। उन्होंने भारत में गेहूं की फसल में बम्पर पैदावार करवा दी। गेहूं की फसल में बम्पर पैदावार, है ना। वो कैसे हुई, उन्नत बीजों का उपयोग करके, वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके। और भारत में 60 का दशक खत्म होते होते 69-70 के आसपास बड़े पैमाने पे एक अप्रत्याशित तरीके से गेहूं की फसल में, चावल की फसल में बहुत तेज वृद्धि हुई। और इस घटना को ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या हरित क्रांति का नाम दिया गया। कोई भी चीज रेवोल्यूशन कब कहलाती है, हरित क्रांति बोलते हैं। रेवोल्यूशन कब कहलाती है, जब अप्रत्याशित चीज हो जाए। बहुत से लोग रेवोल्यूशन को ना क्रांति को तख्ता पलट या युद्ध से समझते, नहीं। रेवोल्यूशन मतलब वो कार्य जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो हो गया, उसे रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है इस घटना को, जिसके अंतर्गत हम लोग अनाज में बहुत ज्यादा ऊपर चले गए पहले के मुकाबले, और यहाँ से चीजें और डेवलप होनी शुरू हुई। इसके बाद हम लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और आज हम जिस परिस्थितियों में हैं वहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा योगदान था। इसके अंतर्गत फर्टिलाइजर्स का यूज करके, उन्नत बीजों का यूज करके और नई टेक्नोलॉजीज का यूज करके हमने इसको साबित किया। और इसमें जो अग्रणी राज्य रहे वो खासतौर से हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका था, उत्तर भारत का उपजाऊ बेल्ट, इसने जम के यहाँ पे ये उत्पादन हुआ। आज भी पंजाब में सबसे डेंस क्रॉपिंग होती है। खैर बाद में इसकी कुछ समस्याएं भी आई, हेल्थ इश्यूज भी आए, आप लोग जानते होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि लोगों को अनाज मिलने लगा। अगर मैं ज़्यादा पहले ना जाऊं तो मेरे पिताजी हमें बताते हैं कि उन लोगों के समय में गेहूं की जो रोटियां थी वो तब बनाई जाती थी जब मेहमान आते थे घर में, या राइस तब बनाया जाता था जब कोई मेहमान आ जाए या जब कोई और रिश्तेदार आते थे। अदरवाइज उन्हें बाजरा या जौ से ही काम चलाना पड़ता था। तो हम समझ ही सकते हैं कि वो परिस्थितियां कितनी विषम रही होंगी, और बिल्कुल कोरिलेट होती हैं यहाँ से।
और धीरे धीरे जब 90 का दशक आया तो भारत सरकारों ने इस पे बहुत तेजी से काम करना शुरू किया। 1995 में बहुत फेमस स्कीम शुरू हुई थी, मिड डे मील स्कीम, 1995 में, याद होगा। और बहुत सराहा गया है दुनिया में, अपने आप की बड़ी अनोखी स्कीम है। स्कूल जाने वाले प्राइमरी स्तर के बच्चों को अनाज खाना दिया जाता है ना, पका हुआ भोजन दिया जाता है। पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के छात्रों को 1995 में शुरू किया गया था। जबरदस्त जबरदस्त, है ना। अब तक के लैंडमार्क स्कीम मानता हूँ, और इस क्षेत्र से जुड़े हुए होने के कारण मैं देख पाता हूँ कि इस योजना ने कितना भला किया है भारत की ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को इम्प्रूव करने में। मैं इंश्योर करूँगा कि लेक्चर मेरा ज़्यादा बड़ा ना हो, है ना। हाँ, एनरोलमेंट रेशो को इम्प्रूव किया है, छात्रों का ड्रॉप आउट बहुत रुक गया है, क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र होते थे कि जिनके जो सिर्फ अनाज के लालच में ही इस विद्यालय में आना शुरू कर देते थे। अगर अनाज ना हो तो शायद वो आ ना पाए, क्योंकि उनका खाना इंश्योर नहीं हो पाता था। तो ये बहुत बड़ा एक काम, आपको ये पेपर में क्वेश्चन यहाँ से हमें बन सकता है। इसके बाद सन 2000 के आसपास में एक बड़ी स्कीम उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लाई गई थी, जिसमें था अंत्योदय अन्न योजना। इसके तहत मतलब 35 किलो अनाज दिया जाता था गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को, परिवारों को, है ना। और ये बड़ी लैंडमार्क स्कीम साबित हुई। आज भी एक प्रकार से बैकग्राउंड में ये स्कीम चल रही है, और इसी के आधार पर और स्कीमें क्लब्ड कर दी गई हैं। तो बहुत ही फेमस स्कीम थी ये। और इसके बाद हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, है ना। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 में आया, खाद्य सुरक्षा बिल, खाद्य सुरक्षा विधेयक। इसके अंतर्गत अब सबको फूड सिक्योरिटी देना कानूनी दायित्व हो गया है सरकार का, है ना। एनएफएसए फूड सिक्योरिटी एक्ट जो हमारा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से बहुत सारी चीज़ों में ओवरऑलिंग शुरू की गई बहुत बड़े पैमाने पे। सरकार का अब ये ऑब्लिगेशन हो गया था, है ना, लीगल ऑब्लिगेशन हो गया था कि सरकार किसी को भूखा नहीं छोड़ सकती है। कोविड में आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड में कितने बड़े पैमाने पे लोगों को अनाज बांटा गया, नहीं तो स्थितियां कितनी विकराल हो सकती थी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अंत्योदय अन्न योजना है, इसको बेस बना के वर्तमान में हमारी कई सारी जो स्कीम है उसको मर्ज करके बड़े पैमाने पे बीपीएल परिवारों के लिए अन्न योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें कि पर हेड पे 5 केजी या मैक्सिमम 35 केजी तक का अनाज मुफ्त बांटा जा रहा है। और इसके साथ साथ दालें या न्यूट्रिशियस चीज़ों को इकट्ठा करके क्लब करके दिया जा रहा है, और ये इंश्योर किया जा रहा है कि वहाँ तक पहुँचे। इसकी एश्योरेंस कैसी होगी, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, ये तो कुछ इनिशिएटिव हैं, और इन इनिशिएटिव को कैसे पहुंचाया जाता है। भारत में पीडीएस सिस्टम आपको पता होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इस पे भी क्वेश्चन आता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, साधारण भाषा में राशन की दुकान, कोटेदार, है ना। भारत सरकार ने करीब 50 लाख से ज्यादा पीडीएस सिस्टम दुकानें डेवलप कर रखी सरकार की, जहां पे कि ये मुफ्त और बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज रेट में ये अनाज मिलता है। जो अन्न योजना वाला था ना, अंत्योदय वाला, उसमें 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल मिलता था। अब तो खैर बिल्कुल मुफ्त ही मिल रहा है। तो ये पीडीएस सिस्टम पढ़ना बच्चे हमारे लिए बहुत ज़रूरी। क्या है ये राशन की दुकानें जो हैं, जो आपकी कॉलोनी में, आपके गाँव में बनी हुई होती हैं, जिसे आप लोग राशन की दुकान या कोटेदार के नाम से भी जानते हैं, जहाँ से कोटा आता है सरकारी अनाजों का, और वहाँ से आप लोग अपना गल्ला उठाते हैं, सामान लेते हैं, है ना, मुफ्त अनाज लेते हैं। इसके लिए राशन कार्ड बनते हैं, पता होगा आपको। ये भी अपने आप में चैलेंजिंग काम होता है। भारत में कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट बनाना अपने आप में एक युद्ध जैसा है। अब इसका क्या नेटवर्क है, तो देखिए बेसिकली ना, पीडीएस सिस्टम कैसे काम करता है। सरकार क्या होती है, एफसीआई, सरकार ने 1965 में एफसीआई का निर्माण किया, भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एफसीआई बोलते हैं जिसको, भारतीय खाद्य निगम। और ये बेसिकली क्या करते हैं, भारत के किसानों से अनाज खरीदते हैं, बफर में स्टॉक रखते हैं। इनके बड़े बड़े साइलोस हैं, स्टोरेज जगह हैं, बहुत बड़ा एक पूरा नेटवर्क है, पीएसयू है भारत सरकार की। और ये इसका काम होता है सारी परचेस करना अनाजों की, किस पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, एमएसपी पे, है ना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसान आंदोलन में आप लोगों ने खूब सुना होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। भारत में 21 फसलें हैं जिसको खरीदा जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, है ना। खासतौर से आप देखोगे तो दालें, चावल, गेहूं, इन सबको खरीदा जाता है। इसको ये होता है कि जब आप
किसान अनाज उपजाता है तो सरकार ये गारंटी देती है कि इतने पे तो कम से कम हम खरीदेंगे, इससे कम पे हम नहीं खरीदेंगे। मार्केट में आप चाहे जितना रेट हो, लेकिन आपको अगर कहीं मार्केट में आपका सामान नहीं बिक रहा है या जो भी आपका है, तो इतना रेट तो हम देंगे ही देंगे आपको, है ना। हर साल ये एमएसपी का रेट हर फसल का आता है, रिवाइज होता है, बढ़ता है, घटता है, जो भी है, ठीक है ना। किसानों का आंदोलन यही तो था कि इस एमएसपी के दायरे में और फसलें आए, एमएसपी इंक्रीज किए जाएं, है ना। तो इस रेट पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उस पर एफसीआई खरीदता है, सरकार खरीदती है और उसे अपने पास स्टोर करके रखती है और कई सालों तक का स्टोरेज रखती है विपरीत परिस्थितियों में, युद्ध काल के लिए, अकाल में, जैसे कोविड में इन्होंने अपने दरवाजे खोले थे। फिर ये यहाँ से पीडीएस सिस्टम के लिए जाता है, मतलब जितनी राशन की दुकानें हैं यहाँ राज्यवार वाइज वहाँ पहुँचता है और फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन लोगों के घरों तक होता है। इसी के द्वारा ही अनाज मिड डे मील के लिए भी जनरेट होता है, मिड डे मील वालों को भी यहीं से अनाज खासतौर से जाता है, ठीक। तो ये एक प्रकार से पीडीएस सिस्टम की मुख्य नोडल बॉडी हो गई है। अब भारत सरकार ने इसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस किए, बिकॉज पहले इसमें ना बहुत ज़्यादा समस्याएं आती थी। पहले इसमें आरोप लगते थे कि भ्रष्टाचार की वजह से इस अनाज को डाइवर्ट कर दिया जाता था उद्योगपतियों के पास या शराब विक्रेताओं के पास, क्योंकि उसमें इन अनाजों से तो शराब बनती है। बाद में अब इसमें सबसे बड़ा कि आधार जैसे जो हमारे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है, इसको अपनाया गया। अब पीडीएस सिस्टम को बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की गई कि पहले किसी का अनाज कोई ले जा रहा है, फूड सिक्योरिटी इंश्योर नहीं हो पा रही है, बहुत समस्याएं होती थी, या कोई गरीब है जो पात्र है उसका बन नहीं पाता था। अब चीज़ें बहुत डेवलप हुई हैं, अच्छा हुआ है। और आपने देखा होगा इसमें बड़ा एक इनिशिएटिव आया वन नेशन वन राशन के नाम से भी, वन नेशन वन राशन कार्ड। अब एक व्यक्ति का अगर राशन कार्ड दिल्ली का है और दिल्ली उसने किसी वजह से उसकी दिल्ली छूट गई, तो उसी राशन कार्ड पे उसको अपने गांव में भी अनाज मिलेगा। ऐसा नहीं कि गांव में अलग से बनवाना पड़ेगा, है ना। तो थंब इम्प्रेशन लगाया, अपना आधार थंब इम्प्रेशन लगाया और आपको अनाज मिल गया, ऑथेंटिकेट हो गया कि इस फला व्यक्ति ने ही अपना अनाज लिया है। ऐसा नहीं कि पीडीएस सिस्टम का जो ठेकेदार है वो आपका एंट्री दिखा दिया और उसको ब्लैक में बेच दिया। पहले चीज़ें जमाखोरी, कालाबाजारी होती थी, तो ये चीज़ें खत्म हुई। ये बड़ा इनिशिएटिव था वन नेशन वन राशन कार्ड, ये आपको पता हुआ होना चाहिए, पीडीएस से जुड़ा हुआ है राशन सिस्टम से, और ये बहुत बड़ा लैंडमार्क साबित हुआ इससे लोगों को। कोरोना में इसको बहुत पायलट प्रोसेस बेसिस पे इसको इम्प्रूव करके आगे बढ़ाया गया था, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें स्कीम्स का, अब इन स्कीम्स में ना क्वेश्चन थोड़े से हमें कम बनेंगे, बहुत क्वेश्चन बनेंगे। तो ये क्या बने, कब शुरू हुई थी? सन 2000 में शुरू हुई थी। अभी कौन सी स्कीम चल रही है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, है ना। और इसको 5 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। लोगों को पर हेड 5 किलो अनाज मिलेगा। उसमें जो घर की मुखिया होगी, महिला होंगी वो, ठीक है ना। अलग अलग क्राइटेरियाज बनाए गए हैं और इंश्योर किया गया कि हर व्यक्ति को ये अनाज मिले। और इसके लेवल पे अभी आप देखेंगे फिर से इनकी केवाईसी और ये सारे डिजिटलाइजेशन के प्रोसेसेस इसके चल रहे हैं। और ये सारा लक्ष्य क्या है कि हम अपने आदर्शों को प्राप्त करते हुए कोई व्यक्ति भूखा ना सो पाए। अब इसके बाद अगर आप चलेंगे तो चैलेंजेस क्या आ रहे हैं वर्तमान में? चैलेंजेस हैं बिल्कुल, एक ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, पॉपुलेशन है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तासीर बदल जा रही है सॉइल्स की, इतनी ज़्यादा फर्टिलाइजर केमिकल का यूज़ हो गया है, सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है कि अब वो भूमि में वो उपजाऊपन नहीं हो पा रहा है ना, जिससे प्रोडक्शन में गिरावट आ रही है। बेमौसम की बारिश, बेमौसम की धूप, जब सर्दी होनी चाहिए तो सर्दी नहीं पड़ रही, गर्मी होनी चाहिए गर्मी नहीं पड़ रही उस समय। तो जो क्रॉप की जो साइकिल है वो गड़बड़ हो रही है। अब तरीके से तो गेहूं को 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में बो देना चाहिए, लेकिन अब उसमें जाड़ा ही नहीं पड़ेगा तो क्या बात होगी, है ना। अब जुलाई अगस्त में अगर बारिश ही नहीं होगी जिस बारिश के मौसम में, तब तक धान की बुआई कैसे होगी? तो ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट पड़ रहा है। सॉइल डिग्रेडेशन का इफेक्ट मैंने बता दिया। लोगों को ये पता नहीं है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में एक स्कीम चलाई थी, सॉइल हेल्थ कार्ड, अभी चल रही है वो। इसके अंतर्गत अपने सॉइल की टेस्टिंग कराने को किसानों को कहा जाता है कि सॉइल के फ्री में टेस्ट कराओ, ताकि पता लगे उसमें क्या न्यूट्रिशन है, क्या डालने हैं, है ना, और उसमें कौन सा अनाज हो सकता है। अब लोग जैसे महाराष्ट्र में गन्ना इतना बड़े पैमाने पर होता है, जबकि महाराष्ट्र में गन्ना का उत्पादन आसान नहीं है, लेकिन वो कैश क्रॉप वहाँ कर रहे हैं लोग। वहाँ कितना फूड वाटर क्राइसिस हो गया देखो आप, ठीक है। तो ये दिक्कत आ रही है। फिर हमारे कुछ लॉज अभी ऐसे हैं कि फूड सिक्योरिटी को सही से इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं। कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग या जमाखोरी जो हो रही है, इसके ऊपर हमें कड़े कानूनों की नीड है। हमें ऐसे कानूनों की नीड है कि जिसपे कि बड़ी स्ट्रिंजेंट लॉज बनाए जाएं, सो दैट कि ये घटनाएं इस प्रकार की ना हो। ऐसे नियम बनाए जाएं कि इंश्योर किया जाए कि खाना निचले स्तर तक उस व्यक्ति के पास पहुंच रहा है। उसके बाद प्रोक्योरमेंट इश्यू जो खरीद का विषय है ना। अब एफसीआई की भी अपनी एक लिमिटेशन है, उनके पास उतना कोल्ड स्टोरेज नहीं, उतने साइलोस नहीं है कि इतने बड़ी मात्रा में
रख ले। अब मान लो फसल बहुत बम्पर हो गई, खरीदारी नहीं है, मर गए लोग, अब देखो रहते हैं ना, इतना अनाज हो गया खुले में रखा, पानी में भीग रहा है। तो ये सारे इशू हैं। इस पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी, कोल्ड स्टोरेज की जो चेन्स बनानी हो, या नए तरीके से चयन करके नए स्टोरेजेस टेक्नोलॉजी के साथ बनाने हो, और उन्नत तरीकों का उपयोग किया जाए, सो दैट कि हम एक एक अन्न को वैल्यू कर पाए। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देखो क्वेश्चन किस प्रकार के बन सकते हैं, वो अगले सेशन में आप लोगों को क्वेश्चन की सीरीज में लेके आऊँगा। ये अगर आप देखेंगे कंसेप्ट वाइज, तो हमारा फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये मेन चीज़ें हमारी आती हैं। इसको, इस लेक्चर को मैं आपसे आग्रह करूँगा कम से कम 2 बार सुनिएगा, बिकॉज मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, और मेरा लेक्चर अमूमन बहुत तेज होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं इधर उधर की बातें ज़्यादा करता नहीं हूँ। अभी अगर देखूँ तो मुझे लग रहा है कि हमारा ये लेक्चर करीब करीब 25 मिनट का हो गया है। अगर सामान्य रूप से ये लेक्चर कोई और पढ़ाता तो इस लेक्चर को कम से कम 45 मिनट लगते। इस लेक्चर को जरूर 2 बार सुनिएगा, और इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया, यकीन मानिए यहाँ से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब मैं इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको कराता हूँ अगले लेक्चर में, ये टॉपिक आपका वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, बिकॉज ये टीजीटी सोशल साइंस के साथ साथ हमें कैसे अवेयरनेस इश्यूज़ हैं ये, जहाँ के हमें अपनी चीज़ों की जानकारियाँ होनी चाहिए, और क्या है इसे सारी चीज़ें, इसका पता चलते रहना चाहिए। तो चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ कम से कम एक बच्चा 2 लोगों तक तो इसको भेजेगा ही। थैंक यू सो मच आप लोगों का। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।